गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। तो कक्षा 12 में बायोलॉजी में हम N2 फिक्सेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और N2 फिक्सेशन में अभी जो करंटली हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है सहजीवी N2 फिक्सेशन, जिसे हम सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। और मैंने आपको बताया था कि ये लेग्यूम पादपों की जड़ों में राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम की जातियों द्वारा संपन्न होता है। तो पिछली क्लास में जो मैंने बताया है उसको मैं एक बार थोड़े से साधारण शब्दों में मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको ध्यान आ जाए। तो N2 फिक्सेशन जो है इस प्रकार के N2 फिक्सेशन में सूक्ष्म जीवों और पादपों के मध्य एक सहजीवी संबंध पाया जाता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाई जाती है, जिसमें दोनों ही एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे का सहयोग का मतलब ये है कि अगर बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया को पोषण प्राप्त होता है पादप की कोशिकाओं द्वारा, परपोषी कोशिकाओं द्वारा, और परपोषी कोशिकाओं को ये फ़ायदा होता है कि उनमें जो गुणित अवस्था है कोशिकाओं की वो बढ़ जाती है, यानी कि कोशिकाएं एक गुणित द्विगुणित होती है उससे वो बहुगुणित हो जाती है और मल्टीप्लिकेशन करते हुए गांठों का अर्थात गुल्लिकाओं का निर्माण करती है और गुल्लिकाएं ही N2 फिक्सेशन का स्थल होती हैं। तो पौधों में इस तरह से नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो स्थल पाए जाते हैं उनके निर्माण में राइजोबियम जैसे जीवाणु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सहजीवी संबंध भी यही बताता है। लेग्यूमिनेसी कुल के जो पादप हैं, इसके अलावा मीमोसोइडी कुल के पादप, सिसलपिनॉइडी कुल के पादप, ऐसे पादप जो दाल वाले पादप हैं, अधिकतर जो पैपिलियोनेसी कुल के पादप हैं, उनके अंदर उनकी पौधों की जड़ों में इन गुल्लिकाओं का निर्माण राइजोबियम के सहयोग से किया जाता है और फिर इन गुल्लिकाओं में N2 फिक्सेशन होता है। पैपिलियोनेसी के अलावा भी, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पैपिलियोनेसी, सिसलपिनॉइडी अर्थात लेग्यूमिनोसी कुल के अलावा भी कुछ पादप ऐसे हैं जिनके अंदर इस तरह से सहजीवी N2 फिक्सेशन यानी सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन पाया जाता है। जैसे एलनस, एक एलनस का जो पादप है उसके अंदर N2 फिक्सेशन होता है। इसके अलावा जो साइकस है इसके अंदर भी N2 फिक्सेशन होता है। तो ऐसे भी पादप हैं जिनके अंदर पैपिलियोनेसी या लेग्यूमिनेसी कुलों के की तरह ही N2 फिक्सेशन पाया जाता है। अब मैकेनिज़्म की बात करें तो मैकेनिज़्म में मैंने आपको विधि में ये बताया था कि इस तरह से ये कॉर्टेक्स कोशिकाएं हैं और इन कॉर्टेक्स कोशिकाओं में एक या दो परतें पाई जाती हैं। कॉर्टेक्स कोशिकाएं, मैं एक ही डायग्राम से आपको सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, इस तरह से ये कॉर्टेक्स कोशिकाएं, ठीक है, और ये है इसकी एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस में भी यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से ये मूल रोम पाया जाता है, ये मूल रोम है। ठीक है, तो मूल रोम इस तरह से मृदा के संपर्क में होता है। ये मृदा के कण, इस तरह से मृदा के कणों के संपर्क में ये मूल रोम पाया जाता है और साथ ही साथ इसी मृदा में राइजोबियम जैसे जीवाणु भी पाए जाते हैं। इस तरह से राइजोबियम जैसे जीवाणु भी पाए जाते हैं। तो जब प्रोसेस शुरू होता है N2 फिक्सेशन का, उस वक्त क्या होता है कि सिम्बी पादप जो हैं, लेग्यूम पादप, उनकी मूलों के पास एकत्रित हो जाता है राइजोबियम जीवाणु और वहाँ एकत्रित होकर के गुल्लिकाओं के निर्माण को बढ़ावा देता है या उनको प्रेरित करता है। ग्रंथि का निर्माण की प्रारंभिक जो पोजीशन है, या हम ये कह सकते हैं कि जो सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन होता है उसकी सबसे प्रारंभिक अवस्था के दौरान क्या होता है, किस तरह से पादप और इस जीवाणु या जो मूल रोम है उस पे उसके और जीवाणु, तो हम नॉर्मली ये कहते हैं कि परपोषी पादप या परपोषी कोशिका और इन जीवाणुओं के मध्य एक आकर्षण उत्पन्न होता है। एक आकर्षण सबसे पहले उत्पन्न होता है जिससे N2 फिक्सेशन के प्रोसेस की शुरुआत होती है। हालांकि N2 फिक्सेशन तो बाद में लास्ट में होता है, लेकिन एक प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो यहाँ हम देखेंगे कि राइजोबियम जीवाणु इस तरह से मृदा में
लगातार बना रहता है और ये लगातार परपोषी पादप या लेग्यूम पादपों की जड़ों के संपर्क में होता है। तो अब आकर्षण को उत्पन्न होने के लिए क्या चीज़ जरूरी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि परपोषी पादप की जड़ों की कोशिकाओं द्वारा, ध्यान से सुना, परपोषी पादप की जड़ों की कोशिकाओं द्वारा एक ग्लाइकोप्रोटीन का स्त्रावण किया जाता है। एक ग्लाइकोप्रोटीन जिसका नाम है लैक्टीन। इस लैक्टीन का स्त्रावण किसके द्वारा किया जाता है? इन कोशिकाओं द्वारा किया जाता है जो परपोषी की कोशिकाएं हैं। अब ये लैक्टीन क्या करेगा? ये राइजोबियम में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, यानी ये लैक्टीन जो है आगे मूव करता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा और ये जो लैक्टीन है वो जीवाणु कोशिका में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोप्रोटीन के साथ क्रिया करेगा। यानी यहाँ से एक स्रावी पदार्थ निकला है जिसका नाम है लैक्टीन, और ये लैक्टीन जब इन जीवाणुओं के संपर्क में आता है तो इन जीवाणु कोशिकाओं में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोप्रोटीन के साथ अंतःक्रिया करता है। अंतःक्रिया करने से क्या होगा कि जड़ की कोशिकाएं और इन जीवाणु कोशिकाओं के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण उत्पन्न किसकी वजह से होता है? लैक्टीन की वजह से होता है। अब जब आकर्षण हो चुका है तो आकर्षण के बाद राइजोबियम जीवाणु इस तरह से जड़ों के चारों ओर एकत्रित हो जाता है, मूल रोम के चारों ओर एकत्रित हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि राइजोबियम जीवाणु जो है वो मूल रोम के चारों ओर क्या हो चुका है? एकत्रित हो चुका है। ठीक है, ये सॉइल पार्टिकल है, ये एपिडर्मिस है और ये कॉर्टेक्स है। ठीक है, इस तरह से। तो ये यहाँ पर देखें हम कि जो रूट हेयर है वो संपर्क में है राइजोबियम के, तो राइजोबियम जीवाणु इस तरह से चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं। ये जो मूल रोम है इसके सेंटर में इस तरह से, चलो मैं आपको सीधा ही समझा देता हूँ, इसको नहीं बना के। अब ये राइजोबियम जीवाणु इस मूल रोम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, पहली बात ये। तो अब ये राइजोबियम जीवाणु मूल रोम में प्रवेश कहाँ से करेंगे? मूल रोम के शीर्ष भाग से प्रवेश करते हैं। जो इसका मूल रोम का एपिकल पार्ट है, जो उसका शीर्ष भाग है, टर्मिनल सिरा, ये वाला अंतस्थ सिरा, यहाँ से ये राइजोबियम अंदर प्रवेश करते हैं। क्यों करते हैं अंदर प्रवेश? शीर्ष भाग से, बाकी जगह से क्यों नहीं करते? उसका भी कारण है। एक तो शीर्ष भाग की कोशिका भित्ति टूटी हुई होती है, जगह जगह से टूटी हुई होती है, तो राइजोबियम को अंदर जाने में आसानी रहती है। पहली बात तो ये। दूसरा, जो शीर्ष भाग है वो कुंतलन लिए हुए होता है, यानी कि थोड़ा सा हुकनुमा मुड़ा हुआ होता है, यानी इस तरह से ये मुड़ जाता है। और कुंतलन की क्रिया किससे प्रेरित होती है? ये इंडोल एसिटिक एसिड यानी कि ऑक्सिन से प्रेरित होती है। होता क्या है कि पादप मूलों द्वारा ऑक्सिन, साइटोकाइनिन कुछ स्त्रावित किए जाते हैं और साथ ही साथ जीवाणु द्वारा नोड फैक्टर का स्त्रावण किया जाता है, जिससे ये मूल रोम किस तरह का हो जाएगा? हुकनुमा हो जाता है, इस तरह से घूम जाता है शीर्ष भाग से। जब ये शीर्ष भाग से इस तरह से घूमेगा तो दबाव की वजह से क्या होगा? इसकी कोशिका भित्ति शीर्ष भाग से फट जाती है, यानी कि यहाँ से कोशिका भित्ति भी फट जाएगी और लगातार ये जो राइजोबियम जीवाणु ये यहाँ संपर्क में रहते हैं। शीर्ष भाग से राइजोबियम जीवाणु इसलिए भी प्रवेश करते हैं क्योंकि राइजोबियम जीवाणु सेलुलोज का पाचन करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, सेलुलोज होती है बाकी परतों पर, इसलिए सेलुलोज का पाचन करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए राइजोबियम जीवाणु ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर ऑलरेडी कोशिका भित्ति टूटी हुई होती है, जो कि शीर्ष भाग पर उपस्थित होती है। अब ये राइजोबियम जीवाणु इस तरह से शीर्ष भाग में प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के बाद जो मूल रोम की कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर एक कोशिका झिल्ली होती है यहाँ पर, तो ये झिल्ली अंतर्वलित हो जाती है। किसके साथ? इन राइजोबियम जीवाणु के साथ अंतर्वलित होकर के, और इस तरह से एक दागे नुमा संरचना बना लेती है। और ये दागे नुमा संरचना इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। ये जो दागे नुमा
ये जो धागेनुमा संरचना है इस तरह से ये आगे बढ़ता जाता है। अब इस धागेनुमा संरचना जिसे हम संक्रमण तंतु कहते हैं, इन्फेक्शन थ्रीड कहते हैं, ये संक्रमण तंतु जो है वास्तव में है क्या? ये राइजोबियम की पूरी फौज है। क्या है? ये राइजोबियम की पूरी फौज है। तो यहाँ से ये राइजोबियम एक संक्रमण तंतु के रूप में आगे बढ़ता है और एपिडर्मिस कोशिकाओं को भेदते हुए फिर कॉर्टेक्स की बाहरी कोशिकाओं को, या जो बाहर की जो परतें हैं उसको भेदते हुए कॉर्टेक्स की मध्य कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, यानी कि इस कोशिका में पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पर पहुंच गया ये राइजोबियम जीवाणु। अब इन कोशिकाओं में जब राइजोबियम जीवाणु पहुंच जाता है, जैसे इसमें भी पहुंच गया, इसमें भी पहुंच गया, ठीक है, तो यहाँ पर पहुंचने के बाद राइजोबियम जीवाणु क्या करेगा? राइजोबियम जीवाणु इन कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या है उसको बदल देता है या इनके जीनोम में परिवर्तन ला देता है, जिससे ये कोशिकाएं बहुगुणित हो जाती हैं। जब ये बहुगुणित हो जाती हैं तो बहुगुणित होने के बाद ये कोशिकाएं फिर क्या करती हैं? लगातार विभाजन करती हैं। ये बहुगुणित हो जाती हैं किसकी वजह से? राइजोबियम जीवाणु की वजह से। और राइजोबियम जीवाणु की वजह से ये जब बहुगुणित हो गई तो बहुगुणित होने के बाद लगातार विभाजन करती है और अपनी संख्या को बढ़ाती है, जिससे कि लगातार विभाजनों के फलस्वरूप कोशिकाओं की संख्या बढ़ने की वजह से वहाँ पर नोड्यूल्स का निर्माण हो जाता है। यानी कि इनके अंदर क्या हो जाएगा? इस तरह से नोड्यूल बन जाएगी। ये जैसे नोड्यूल बन गई है अब, ठीक है, इस तरह से नोड्यूल का निर्माण हो जाता है। क्लियर? एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है थीमेन। इसने 1939 में ये बताया था, 1939 में इसने ये कहा था कि इंडोल एसिटिक एसिड मूल ग्रंथिकाओं के निर्माण और आकार में वृद्धि के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। जो इंडोल एसिटिक एसिड है वो कहाँ बनता है? वो जड़ की कोशिकाओं में बनता है। तो जड़ की कोशिकाएं उसको जब स्रावित करती हैं तो दो तरह के काम होते हैं, ठीक है। एक तो कुंतलन भी होता है, जो मैंने आपको पीछे बताया, जिसमें नॉड फैक्टर राइजोबियम का वो भी सहयोगी होता है। दूसरा, इंडोल एसिटिक एसिड की वजह से फिर इन कोशिकाएं, जो कि ये बहुगुणित कोशिकाएं हैं, जब ये आगे गुल्लिकाओं का निर्माण करती है तो ऑक्सीन का भी इसमें रोल होता है। इंडोल एसिटिक एसिड जिसे हम कहते हैं उसका भी इसके अंदर रोल होता है। अब ये नोड्यूल बन चुके हैं। इन कोशिकाओं में लगातार, बहुगुणित कोशिकाओं में लगातार विभाजन से नोड्यूल का निर्माण हो चुका है। नोड्यूल का जब निर्माण हो जाता है, यहाँ पर नोड्यूल बन चुका है, तो नोड्यूल का निर्माण होने के बाद इस नोड्यूल में फिर आगे एक वैस्कुलर टिश्यू, जिसे हम सेवन ऊतक कहते हैं, उसका विकास होता है। यानी कि सेवन ऊतक या वैस्कुलर टिश्यू का विकास यहाँ पर शुरू हो जाता है। वैस्कुलर टिश्यू जब बनेगा, तो वैस्कुलर टिश्यू जब पूर्ण रूप से बन जाता है तो वो वैस्कुलर टिश्यू मूल के वैस्कुलर टिश्यू के संपर्क में आ जाता है। यानी ये वैस्कुलर टिश्यू तो किसका है? ग्रंथिकाओं का या गुल्लिकाओं का है, जिसे हम रूट नोड्यूल्स कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर। और बाकी यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो है रूट का वैस्कुलर सिस्टम होता है। तो ये वैस्कुलर सिस्टम रूट वाला और इस तरह से गुल्लिकाओं वाला ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं या आपस में संपर्क में आ जाते हैं, जिससे इनके बीच एक संबंध स्थापित हो जाता है। तो इस तरह से नोड्यूल का निर्माण होता है। एंटोफिक्सेशन तो आगे होगा, पहले नोड्यूल बनाया है, नोड्यूल बन चुका है और नोड्यूल में वैस्कुलर टिश्यू भी बन चुका है और वो वैस्कुलर टिश्यू रूट की वैस्कुलर टिश्यू के संपर्क में भी आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक आपको याद रखना है। अब आपको ये भी याद रखना है कि जीवित कोशिका में इस तरह से, जब जीवित कोशिका में उपस्थित जीवित ग्रंथिका में जो जीवित मॉलिक्यूल, ये नोड्यूल है, जो जीवित नोड्यूल है, वहाँ पर राइजोबियम जीवाणु होता है। और राइजोबियम जीवाणु को हम वहाँ पर क्या कहते हैं? बैक्टीरॉयड कहते हैं। आपको ये भी याद रखना है
कि जब संक्रमण हो जाता है, राइजोबियम जीवाणु मूल रोम में प्रवेश कर जाता है, उसके बाद उसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोइड कहते हैं, ना कि बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोइड की परिजीवाणु झिल्ली में एक वर्णक पाया जाता है। जो जीवाणु है इस तरह से बेसिलस टाइप जीवाणु होता है। ये तो हो ही गया, आगे चलेंगे अब। इस तरह से बेसिलस टाइप जीवाणु होता है। तो यहाँ पर जैसे माना है ये जीवाणु है, तो ये जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं, परिजीवाणुक या जीवाणु झिल्ली। ये झिल्ली है और इस झिल्ली में क्या पाया जाता है, इस झिल्ली में पाया जाता है एक वर्णक। ठीक है, यहाँ पर एक वर्णक होता है और उसका नाम क्या है, लैग हीमोग्लोबिन। ये लैग हीमोग्लोबिन वर्णक कहाँ पाया जाता है, उस जीवाणु की परिजीवाणु झिल्ली में। ठीक है, परिजीवाणुविक झिल्ली में पाया जाता है। और ये कैसा होता है, अगर जीवित है, ये नोड्यूल अगर जीवित है तो वहाँ पर लैग हीमोग्लोबिन के कारण वो नोड्यूल कैसी होती हैं, गुलाबी रंग की होती हैं या फिर लाल रंग की होती हैं, गुलाबी रंग की या फिर लाल रंग की। जो जीवित गुल्लिकाएँ हैं, जीवित गुल्लिकाएँ, ठीक है, वहाँ पर ये कैसी हैं, लाल रंग की या फिर गुलाबी रंग की। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर लैग हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। और अगर ये गुल्लिकाएँ मृत अवस्था में होती है, मृत गुल्लिकाएँ अगर मृत होती हैं तो फिर कैसी होती हैं, ये सफ़ेद या हल्के पीले रंग की पाई जाती हैं, श्वेत या हल्का पीला रंग। क्योंकि अगर लैग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति है तो फिर नोड्यूल की कोशिकाएं कैसी हो जाएंगी, लाल और गुलाबी हो जाएंगी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम आगे जानेंगे कि सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन के दौरान दो जो वर्णक है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें एक तो है लैग हीमोग्लोबिन और दूसरा है नोड्यूलिन। दो वर्णकों की इसमें महती भूमिका होती है। पहला है, इसको हम प्रोटीन भी कह सकते हैं, दो प्रकार की प्रोटीन। पहला है लैग हीमोग्लोबिन, ठीक है, लैग हीमोग्लोबिन। और दूसरा क्या है, नोड्यूलिन। तो नोड्यूलिन के बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले जो लैग हीमोग्लोबिन है वो बता देता हूँ। जो क्रियाशील नोड्यूल्स हैं, गुल्लिकाएँ हैं क्रियाशील, उनमें एक लाल गुलाबी रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लैग हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह जो लैग हीमोग्लोबिन है ये N2 फिक्सेशन के दौरान करता क्या है, यह N2 फिक्सेशन के दौरान ऑक्सीजन को बांधने का काम करता है। ऑक्सीजन को करने का क्या काम करता है, बांधने का काम करता है, या हम ये कह सकते हैं अवशोषित या अवशोषित करने का काम करता है। ठीक है, लैग हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बांधने या ऑक्सीजन को अवशोषित, बांधने का मतलब खुद में समाहित करने का काम करता है। अब क्यों करता है, इसलिए करता है क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति अगर है तो फिर ऑक्सीजन की अगर उपस्थिति है तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम कैसा होता है, निष्क्रिय होता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम कैसा हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम सक्रिय होता है। अब नाइट्रोजिनेज एंजाइम अगर निष्क्रिय हो जाएगा तो N2 फिक्सेशन कैसे संभव होगा, नहीं होगा, क्योंकि N2 फिक्सेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी नाइट्रोजिनेज और लैग हीमोग्लोबिन ही है। लैग हीमोग्लोबिन तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेगा, जिससे क्या होगा, जिससे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा। और जब नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा तो ये अपना काम सुचारू रूप से कर सकता है।
नाइट्रोजिनेज एंजाइम अति संवेदनशील होता है किसके प्रति? ऑक्सीजन के प्रति। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रोजिनेज एंजाइम अपना कार्य नहीं कर सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि वो निष्क्रिय होता है। ठीक है, अब इससे आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि हम ये स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि जो लैग हीमोग्लोबिन है उसकी अनुपस्थिति में N2 फिक्सेशन संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित करने का काम करता है। ठीक है, ऑक्सीजन अगर अवशोषित होगी तो ही N2 फिक्सेशन होगा, अगर नहीं अवशोषित होगी तो ऑक्सीजन नाइट्रोजिनेज एंजाइम की क्रियाविधि को बाधित करती है, जिससे कि N2 फिक्सेशन संभव नहीं है। अब लैग हीमोग्लोबिन बनता कैसे है? ठीक है, यानी इसके निर्माण में मुख्य भूमिका क्या है? तो देखिए, लैग हीमोग्लोबिन का निर्माण, लैग हीमोग्लोबिन का निर्माण किस किस से होता है? परपोषी कोशिका, ठीक है, प्लस जीवाणु, यानी दोनों के सहयोग से होता है। परपोषी कोशिका और जीवाणु दोनों के सहयोग से होता है। ठीक है, परपोषी से तो क्या आता है? प्रोटीन। परपोषी से क्या आएगा? प्रोटीन। और जीवाणु से क्या आता है? हिमभाग आता है। जीवाणु से आता है हिमभाग। प्रोटीन क्या है इसमें? ग्लोबिन प्रोटीन है। ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन है। ये क्या है? ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ठीक है, ये कहाँ से मिली है? परपोषी कोशिका से। और हिमभाग कहाँ से प्राप्त हुआ है? जीवाणु से। तो जीवाणु और परपोषी दोनों कोशिकाओं के सहयोग से किसका निर्माण होता है? लैग हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। दूसरी जो प्रोटीन है वो है नोड्यूलिन। नंबर सेकंड क्या है? नोड्यूलिन। नोड्यूलिन जो है वो इस तरह की प्रोटीन है कि इसके कई प्रारूप हो सकते हैं, जो गुलिकाओं की संरचना और साथ ही साथ N2 और कार्बोहाइड्रेट उपापचय से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत ही थोड़ा सा अगर आप लिख देते हो, जैसे कई प्रारूप में होती हैं और N2 व कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में उपयोगी, ठीक है, या उपापचय से संबंधित हैं, के से संबंधित इन दोनों क्रियाओं से ये क्या है? संबंधित होती है। ठीक है, अब देखिए आगे कि जब सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन होता है तो उस दौरान दो सहजीव हैं। कौन कौन से? एक तो परपोषी है। कौन सा? N2 फिक्सेशन जो है उसमें क्या है? एक तो परपोषी है, प्लस दूसरा क्या है? जीवाणु है। ठीक है, अब इन दोनों दो सहजीवों के सजीन में स्थित जो जीनोम होता है इनके सजीन में स्थित जीनों में परस्पर प्रतिक्रिया या परस्पर सहयोग, इन दोनों के जीनों में परस्पर सहयोग और अभिव्यक्ति का परिणाम क्या है? N2 फिक्सेशन है। N2 फिक्सेशन में मुख्य रूप से क्रिया क्या है कि सहजीवन द्वारा N2 फिक्सेशन दो सहजीवों के संजीन में उपस्थित जीनों के मध्य परस्पर सहयोग और अभिव्यक्ति का परिणाम है। ये हम इसको बता सकते हैं। इधर से भी जीन आएंगे और इधर से भी जीन आएंगे। तो N2 फिक्सेशन में परपोषी के कौन से जीन होते हैं? परपोषी के तो होते हैं नोड जीन्स। परपोषी के कौन से जीन है? नोड जीन्स होते हैं। ठीक है, और जीवाणुओं के कौन कौन से हैं? जीवाणुओं के होते हैं नोड प्लस निफ प्लस फिक्स, तीनों होते हैं। ठीक है, नोड, निफ और फिक्स, ये तीनों। अब नोड जीन क्या करता है? नोड जीन करता है गुल्लिकाओं का निर्माण, गुल्लिकाओं का निर्माण। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि नोड जीन गुल्लिकाओं के निर्माण से संबंधित है, जबकि निफ जीन किससे संबंधित है? N2 फिक्सेशन से
संबंधित है। ठीक है, निफ जीन किससे संबंधित है? N2 फिक्सेशन से संबंधित है। यह आपको याद रखना है कि जो N2 फिक्सेशन है वो किसका परिणाम है? वो दो सहजीवों के संजीन में उपस्थित जीनों के परस्पर सहयोग और अभिव्यक्ति का परिणाम है, जिसमें परपोषी में नॉड जीन जो कि गुलिकाओं के निर्माण से संबंधित है, जबकि जीवाणु में नोड, निफ और फिक्स जीन होते हैं, जिसमें से निफ जीन किसके लिए है? N2 फिक्सेशन के लिए है। ठीक है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि पेपिलियोनेसी कुल के अलावा भी सिसलपिनॉइडी, माइमोसोइडी, इनके पादपों में भी इस तरह से सहजीवी N2 फिक्सेशन पाया जाता है, गुलिकाओं का निर्माण देखा गया है। इसके अलावा साइकस है, एलनस है, पोडोकार्पस है, कैजुराइना है। कैजुराइना एक जीरोफाइट प्लांट है। ठीक है, कैजुराइना है। इसके अलावा कुछ और पादप भी हैं जिनके अंदर मूल ग्रंथियों का विकास देखा गया है। ठीक है, आगे हम जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ N2 फिक्सेशन, किस तरह से N2 फिक्सेशन अब क्रिया के रूप में होता है, उसकी क्रिया विधि देखेंगे हम। मैकेनिज्म ऑफ N2 फिक्सेशन की क्रिया विधि, इसके बारे में जानेंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा आप जानेंगे, 4 मिनट, और बाकी का अगली क्लास में। तो सब जानते हैं कि सहजीवी N2 फिक्सेशन गुलिकाओं में संपन्न होता है, क्योंकि इनमें स्थिरीकरण के लिए इन गुलिकाओं में नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम और लैग हीमोग्लोबिन ये दोनों N2 फिक्सेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। नाइट्रोजिनेज एंजाइम के संश्लेषण का नियंत्रण राइजोबियम जीवाणु के निफ जीन द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम के संश्लेषण का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? राइजोबियम के निफ जीन द्वारा किया जाता है, क्योंकि राइजोबियम में निफ जीन होता है। ठीक है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहाँ होता है? गुलिकाओं में होता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम के निर्माण के लिए जो जीन उपस्थित होता है वो किस में होता है? राइजोबियम में होता है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि राइजोबियम जीवाणु जब मूल कोशिकाओं में प्रवेश करता है मूल रोम के द्वारा, तो वहाँ जाने के बाद किसका निर्माण होगा? नाइट्रोजिनेज एंजाइम का निर्माण होता है। ठीक है, और फिर N2 फिक्सेशन होता है। अब नाइट्रोजिनेज एंजाइम में को क्या क्या होता है? देखिए, नाइट्रोजिनेज एंजाइम में प्रोटीन भाग होता है, मोलिब्डेनम होता है। ठीक है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम में क्या क्या होता है? प्रोटीन प्लस MO, मोलिब्डेनम और फेरस ये तीन जो हैं इसके अंदर शामिल होते हैं। नाइट्रोजिनेज एंजाइम मुक्त नाइट्रोजन को ATP ऊर्जा की सहायता से अमोनिया में बदल देता है। किस में बदल देता है? अमोनिया में। दोबारा सुन लो, नाइट्रोजिनेज एंजाइम मुक्त नाइट्रोजन को ATP के सहयोग से अमोनिया में बदल देता है। ठीक है, अब अमोनिया में तो बदल दिया, लेकिन उस अमोनिया का क्या उपभोग कर सकते हैं पादप या सजीव? नहीं कर सकते, क्योंकि अमोनिया और अमोनियम दोनों ही सजीवों के लिए कैसे होते हैं? विषाक्त तत्व होते हैं या विषाक्त यौगिक होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये पौधों के लिए सीधे रूप में कैसे होंगे? हानिकारक होते हैं। तो अमोनिया का आगे उपयोग एमिनो एसिड के निर्माण में किया जाता है, जिसको हम अमोनिया का स्वांगीकरण कहते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जितना पढ़ाया उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, थैंक यू।